तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, जिसे हम मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। ये जो टॉपिक रहने वाला है ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स के लिए, साथ में यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और जो एसएससी एग्ज़ाम है या फिर अदर टीचिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी क्या है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको मान के चल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें साथ में क्या है कि हम इन्फ्लेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन के टाइप्स भी देखेंगे, मुद्रास्फीति के जो प्रकार होते हैं वो भी देखेंगे। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले बात आती है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसको हम सिंपल तौर पर अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं महंगाई। महंगाई क्या होती है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लंबे समय तक अगर उच्च स्तर पर बनी रहती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन अगर इसकी बोली जाए तो सामान्य कीमत स्तरों में वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि मान लीजिए एक साल के अंदर जो है 6% क्या है कि इन्फ्लेशन होती है, सामान्य कीमत स्तरों में वृद्धि होती है। तो जो वस्तु आज के समय में 100 रुपये की मिल रही है, वो अगले एक साल के अंदर क्या है कि उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो कीमत होगी, वो 106 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि जो सामान्य कीमत स्तरों में वृद्धि होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? इन्फ्लेशन कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि मुद्रास्फीति के जो प्रकार है वो कौन से हैं, टाइप्स कौन से हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर क्या है कि सबसे पहले बात आती है ग्रोथ इन्फ्लेशन की। तो ग्रोथ इन्फ्लेशन क्या होता है हमारा? ग्रोथ इन्फ्लेशन हमारा होता है कि मुद्रास्फीति की वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ क्या है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। मतलब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, उसके साथ साथ क्या होता है कि उत्पादन के स्तर में भी वृद्धि इसके अंदर होती है और रोजगार के अतिरिक्त अवसर इसके अंदर सृजित होते हैं। क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, और जहाँ अधिक उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या है कि अधिक श्रमिक जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार के जो है नए अवसर क्या होंगे, इसके अंदर सृजित होंगे। तो ये क्या होती है हमारी ग्रोथ इन्फ्लेशन, ये क्या है कहलाती है। तो ग्रोथ इन्फ्लेशन सिंपल सी परिभाषा इसके अंदर डेफिनेशन है कि मुद्रास्फीति की वह स्थिति जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा मुद्रास्फीति की दर जो बढ़ती है उसके साथ साथ उत्पादन में वृद्धि होती है, और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो रोजगार में भी उसके साथ वृद्धि होती है, जिसे ग्रोथ इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि विकासशील देशों के लिए मुद्रास्फीति जो है 4 to 5% अच्छी मानी जाती है। मतलब 4 से 5% अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है विकासशील देशों के लिए, तो इसमें क्या है कि वो बढ़िया मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है विकासशील देशों के लिए। इसमें हमारा क्या है कि भारत भी आता है विकासशील देशों के अंदर। तो 4 से 5% अगर इसके अंदर क्या है कि इंक्रीज होता है मुद्रास्फीति में, तो वो क्या है कि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसके साथ क्या होता है, जो उत्पादन है वो वृद्धि होती है उत्पादन के अंदर, और साथ में रोजगार के नए जो अवसर है वो भी क्या होते हैं, सृजित होते हैं, नए अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर लोगों को। तो ये क्या है कि 4 से 5% जो है विकासशील देशों के अंदर जो मुद्रास्फीति की दर है वो अच्छी मानी जाती है। उसके बाद क्या है कि जब अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों के अंदर क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर 1 to 2% क्या है कि ये जो विकास की दर है, ग्रोथ जो है इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन की जो है 1 to 2% अगर रहती है विकसित देशों के अंदर तो उसको अच्छा माना जाता है। तो ये हमारी ग्रोथ इन्फ्लेशन जो क्या है कि अच्छी रहती है, क्योंकि अगर इस स्तर पर अगर मुद्रास्फीति होती है 4 से 5% विकासशील देशों में और 1 से 2% अगर विकसित देशों में, इस तरीके से अगर मुद्रास्फीति रहती है प्रत्येक साल के अंदर, प्रत्येक ईयर के अंदर, तो क्या है कि ये उन देशों के लिए क्या है कि अच्छी साबित होती है, क्योंकि इसमें रोजगार के जो है नए अवसर लोगों के लिए क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, सृजित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। तो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति क्या है कि उसके टाइप्स होते हैं कुछ। तो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के सबसे पहले आती है गैल्पिंग इन्फ्लेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि यदि मुद्रास्फीति की निरंतर बढ़ती हुई दर वार्षिक स्तर पर हमारी क्या है कि 2 अंकों में बढ़ती है, वार्षिक स्तर पर अगर 2 अंकों में बढ़ती है तो वो क्या है कि ये हमारी क्या कहलाती है, गैल्पिंग इन्फ्लेशन। दर मुक्त स्तर क्या है कि साथ में क्या है 3 अंकों में बढ़ती है। मतलब इसमें क्या है कि ये हमारी गैल्पिंग मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी जब अगर मुद्रास्फीति की जो दर है वो जो उसकी बढ़ने की जो दर है अगर 2 अंकों में बढ़ती है, तथा जो इसके सामने जो अगर देखा जाए तो जो इसका स्तर है उसके अंदर 3 अंकों की वृद्धि होती है, तो वो होती है हमारी गैल्पिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या है कि रनवे इन्फ्लेशन क्या होती है हमारी, तो तेज़ी से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दर जो 3 अंकों से भी ज़्यादा होती है वार्षिक स्तर पर देखा जाए, तो अगर वो 3 अंकों से ज़्यादा होती है परसेंटेज में, तो वो हमारी कहलाती है रनवे इन्फ्लेशन।
ये काफ़ी अधिक वृद्धि होती है, 3 अंकों से ज़्यादा, मतलब कि 100% से ज़्यादा अगर वृद्धि होती है उसके अंदर, तो उसमें क्या है कि वो रनवे इन्फ्लेशन हमारी कहलाती है। नेक्स्ट हमारी आती है हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब क्या है कि रनवे इन्फ्लेशन पूर्णतः अनियंत्रित हो जाए, मतलब क्या है कि बहुत तेज़ी से क्या है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ने लग जाए तो उसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स हैं। इन्फ्लेशन के टाइप्स के बाद क्या है कि हमारा हम देखेंगे डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है हमारा, डिसइन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन होता है उसका उल्टा हम बोल सकते हैं इसको, मंदी एक तरीके से इसको बोला जा सकता है। तो इसमें क्या है कि मुद्रास्फीति की दर कम घटती तथा वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हैं। तो मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो क्या होती है, घटती है, और क्या है कि इसके अंदर जो वस्तु की कीमतें हैं वो बढ़ती है। इसको क्या है कि डिसइन्फ्लेशन बोला जाता है। इसमें इसके बाद बात आती है डिफ्लेशन क्या होता है। तो मुद्रास्फीति की नकारात्मक दर, इसमें क्या होता है कि वस्तुएं सस्ती होती जाती हैं, इससे उत्पादनकर्ताओं को क्या है कि हानि होती है तथा उत्पादन कम होने लगता है। इससे बेरोजगारी बढ़ती है, अतः इसे आर्थिक संकट और मंदी भी कहा जाता है। तो डिफ्लेशन क्या है कि ये एक हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन होता है उसका जो है रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है कि मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो नकारात्मक होती है, इसमें वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं पहले के मुकाबले, और इसमें जो उत्पादनकर्ताओं को क्या होती है, हानि होती है, और उत्पादन क्या है कि पहले से कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पहले का उत्पादन होता है वही क्या कि उत्पादनकर्ताओं का उत्पादन बिक नहीं पाता है। इस कारण से उत्पादन में कमी आती है, और उत्पादन में कमी होने से जो पहले से श्रमिक रोजगार के अंदर लगे होते हैं उनका क्या है कि रोजगार चला जाता है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन क्या है कि बेरोजगारी को बढ़ाती है, अतः इसे क्या है कि आर्थिक संकट या फिर मंदी भी कहा जाता है। तो देखा जाए तो 2008 और 2009 के बीच में क्या है कि आर्थिक मंदी की स्थिति ऐसी रही थी। और इसमें क्या था हमारा, और इसमें पूर्व आर्थिक महामंदी अगर देखी जाए तो हम 1929 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1929 से लेकर 1932 तक जो विश्वव्यापी महामंदी आई थी वो डिफ्लेशन प्रकार की थी। उसके अंदर क्या था, जो वस्तुओं की कीमतें थी, उत्पादन क्या था, जो जितना भी उत्पादन था वो बिना बिके रह जाता था, उत्पादन बिक नहीं पाता था पूरी तरीके से, या फिर वो क्या है कि उनकी जो वस्तुओं की जो कीमतें थी वो कम हो जाती थी, और जिस कारण से जो रोज़गार है वो रोज़गार लोगों का चला जाता था, क्योंकि उत्पादनकर्ताओं के लिए क्या है कि वो अपनी हानि को वहन नहीं कर पाते थे, और क्या है कि काफ़ी लोग इसके अंदर क्या है बेरोज़गार हो गए थे। तो सिंपल सिचुएशन अगर देखी जाए तो 2008-9 की जो है वो क्या है आर्थिक मंदी की स्थिति रही थी। और अगर बड़ी तरीके से इसको देखा जाए तो महामंदी जो आई थी उसको बोल 1929 से लेकर 1932 के बीच में, तो ये भी क्या है कि डिफ्लेशन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करते हैं, एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर क्या होता है कि महंगाई भी बढ़ती है और बेरोज़गारी भी बढ़ती है, उसे बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या स्थिति होती है इसके अंदर हम देखते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में क्या है कि आर्थिक मंदी तथा मुद्रास्फीति दोनों के लक्षण क्या है कि एक साथ उपस्थित हो, मतलब क्या है कि मंदी भी आए, मंदी मतलब क्या है कि रोज़गार लोगों को का चला जाए, बेरोज़गारी बढ़े, और साथ में मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति मतलब क्या है कि जो वस्तुएं बनकर तैयार है उनकी जो कीमतें हैं उनमें क्या है कि वृद्धि हो जाए। तो दोनों सिचुएशन अगर एक साथ मिलती हैं तो इसे बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। तो इसे स्टैगफ्लेशन हम क्या है कि कहते हैं। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को क्या करता है, बढ़ाता है। इससे क्या है कि निवेश पर क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस कारण उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तथा बेरोजगारी क्या है बढ़ती है। इसमें क्या है कि केंद्रीय बैंक असमंजस की स्थिति में होता है, दुविधा की स्थिति में होता है कि क्या उपाय इसके लिए वो कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास अपनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या है कि बैंक देखता है किस तरीके से स्टैगफ्लेशन की स्थिति को, जिसके अंदर क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है और मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक मंदी भी बढ़ती है। तो इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, हालांकि उसके लिए क्या है कि असमंजस की स्थिति रहती है, दुविधा की स्थिति रहती है, तो वो देखता है कि किस तरीके से इसके लिए उपाय किए जाए। ये जो अगर स्टैगफ्लेशन की बात की जाए तो 1970 के दौर के अंदर क्या है कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है। 1970 से पहले ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी, या कह सकते हैं कि कम ही सिचुएशन ऐसी होती थी। लेकिन 1970 के बाद क्या है कि मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट जो थे, मुद्रावादी इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने क्या है कि स्टैगफ्लेशन के बारे में अच्छे से इसके अंदर डिफ़ाइन किया था। तो 1970 के बाद की काफ़ी बार जो है सिचुएशन देखी जा सकती है वो स्टैगफ्लेशन की होती है।
उसके बाद बात आती है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन हम देख लेते हैं। कोर इन्फ्लेशन के अंदर क्या है कि मुद्रास्फीति बढ़ने के लिए तरलता व अन्य कारक जिम्मेदार होते हैं। आरबीआई, तरलता का मतलब ये होता है कि आरबीआई के पास, आरबीआई क्या करता है, नई जो करेंसी है वो जारी करता है। तरलता बैंक जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर बढ़ जाती है, मतलब क्या है कि जो मनी है, मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है, तो इसको हम तरलता क्या है कि जिम्मेदार मानते हैं। तो मुद्रास्फीति बढ़ने के लिए तरलता क्या है कि अगर जिम्मेदार होती है, मतलब आरबीआई ज़्यादा नोट छापता है, ज़्यादा करेंसी क्या है कि छापता है, तो वो तरलता कारण बनती है कोर इन्फ्लेशन का। आरबीआई केवल क्या है कि तरलता को नियंत्रित कर सकता है। अन्य कारकों का समाधान क्या है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति से संभव नहीं हो पाता है। तो आरबीआई के पास क्या है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है, बाकी कारक के ऊपर वो इफेक्ट नहीं डाल पाता है। अगर तरलता के कारण क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है या कोई कुछ अन्य कारक होते हैं उनके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसे कोर इन्फ्लेशन हम कहते हैं। लेकिन आरबीआई के पास क्या होता है कि तरलता को ही वो नियंत्रित कर सकता है, और अन्य कारकों का समाधान क्या है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति से संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या है कि ये कोर इन्फ्लेशन कहलाएगी। अतः मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए आरबीआई कोर इन्फ्लेशन निकालती है। और कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन माइनस क्या कर देते हैं हम, बाह्य कारकों का जो प्रभाव होता है उसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब इन्फ्लेशन जो तरलता के कारण, लिक्विडिटी के कारण आई है, और लिक्विडिटी के कारण जो इन्फ्लेशन आई है उसको ही रखते हैं, और साथ में उसमें से माइनस कर देते हैं जो बाह्य कारकों का प्रभाव होता है। तो इस तरीके से बैंक, आरबीआई देखता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, अगर जो करेंसी है, करेंसी अगर बढ़ गई है तो करेंसी के कारण कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है। करेंसी अकेला कारण क्या कि अगर आरबीआई देखता है तो उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन निकालना कहते हैं। और बाकी कारकों को वो उससे क्या है कि अलग कर देता है, जो फिस्कल पॉलिसी के कारण क्या है कि क्रिएट हम मान सकते हैं होते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन में से जो अदर कारक्स होते हैं, अदर फैक्टर्स के जो इफेक्ट होते हैं, तो उनको माइनस कर दिया जाता है। अदर फैक्टर्स के कारण अगर क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है तो उनको माइनस कर देते हैं इन्फ्लेशन में से, तो वो हमारी कहलाती है कोर इन्फ्लेशन। तो ये था हमारा टॉपिक, इन्फ्लेशन क्या होती है, और इन्फ्लेशन के हमने इसके अंदर टाइप्स देखे हैं, साथ में डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और हमने स्टैगफ्लेशन को देखा है, और लास्ट में हमने देखा है कोर इन्फ्लेशन को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।